हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रतन इंडिया पावर स्टॉक की फुल एनालिसिस करने वाले हैं। एकदम डिटेल्स में अभी हम इस स्टॉक को डिस्कस करेंगे और हम लास्ट में फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही हो सकता है या नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है या नहीं। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से करने वाले हैं। आप सभी को मैं इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं देने वाला हूं। जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। तो देखो, रतन इंडिया पावर लिमिटेड इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनी। तो इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनीज में से एक ये कंपनी है। बढ़िया है। विथ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 2700 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट्स एट अमरावती एंड नासिक। तो अगर हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो चलो बढ़िया है, 2700 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट्स। लोकेशन की बात करें तो अमरावती एंड नासिक, जिसमें यहाँ पर देखो बताई जा रही है 1350 मेगावाट एट ईच लोकेशन। तो दोनों लोकेशन पर 1350 मेगावाट की थर्मल पावर प्लांट हैं, ठीक है। और दोनों को मिलाकर 2700 मेगावाट हो जाती है इन महाराष्ट्र इंडिया। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपनी हिस्ट्री हिस्ट्री को थोड़ा डिस्कस करते हैं। द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2007 एज सोफिया पावर कंपनी लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2007 में किस नाम से? सोफिया पावर कंपनी लिमिटेड। ओरिजिनली एज अ पार्ट ऑफ इंडिया बुल्स ग्रुप। देखो, इंडिया बुल्स ग्रुप की ही ये जो कंपनी है एक पार्ट है, ठीक है। द कंपनी चेंज्ड इट्स नेम टू इंडिया बुल्स पावर लिमिटेड आफ्टर इट्स लिस्टिंग ऑन एनएसई एज वेल एज बीएसई। तो जब लिस्टिंग इनकी हो रही थी मार्केट में तब सोफिया पावर लिमिटेड से नाम को चेंज करके यहाँ पर रख दिया गया था इंडिया बुल्स पावर लिमिटेड। एंड उसके बाद देखो इन 2014 आफ्टर ग्रुप स्प्लिट हो जाने के बाद जो इंडिया बुल्स ग्रुप है वो स्प्लिट हो जाने के बाद की बातें कही जा रही है। द कंपनी अलोंग विथ इंडिया बुल्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड वाज कार्व्ड आउट ऑफ द ग्रुप एंड रीनेम्ड एज रतन इंडिया पावर लिमिटेड। तो देखो, ये रही कंपनी की हिस्ट्री। कंपनी की शुरुआत हुई थी सोफिया पावर कंपनी लिमिटेड के नाम से, जो कि धीरे धीरे करके नाम को चेंज करते करते फाइनली यहाँ पर हमें रतन इंडिया पावर लिमिटेड के नाम से देखने को मिल रहा है। एंड ये जो कंपनी है एक बड़ी ग्रुप की कंपनी है, ठीक है। इंडिया बुल्स जो ग्रुप है उनकी ही एक ये कंपनी है। चलो ठीक है। अब चलो हम स्टॉक के फंडामेंटल रेशियोज वगैरह को भी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट कैप की बात करें तो 8,388 करोड़ की मार्केट कैप है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। अब यहाँ पर स्टॉक पी की डेटा अवेलेबल नहीं है, इंडस्ट्री पी है 34.5 की। पीजी रेशियो की भी डेटा अवेलेबल नहीं है, आरओई की भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो कुछ डेटा यहाँ पर हमें अवेलेबल देखने को नहीं मिल रहे हैं स्क्रीनर के अंदर। अगर ये डेटा अवेलेबल होती तो और भी बेटर होता। चलो इतने में ही काम चलाते हैं। आरओसी की बात करें तो 8.39% है, जो कि कुछ खास नहीं है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 44.1% है। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ी नेगेटिव पॉइंट ये है कि प्रोमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्लेस्ड हैं, 88.6%। तो प्रोमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं ये गिरवी रखे हुए हैं इतने परसेंट। तो ये एक बहुत ही बड़ी रिस्क है, ये ध्यान में रखकर चलना। अब यहाँ पर हम करंट प्राइस की बात करें तो 15.6, 52 वीक हाई 21.1 और लो है 6.25 की। बुक वैल्यू 8.13 की है। फिर यहाँ पर डेप्ट की बात करें तो 3562 करोड़ और डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पर 0.82। चलो डेप्ट टू इक्विटी ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 1207 करोड़ की फ्री कैश है कंपनी के पास। फिर डिविडेंड टिल्ड की बात करें तो 0% फेस वैल्यू 10 रुपये की। डेप्ट टू इक्विटी अभी हमने डिस्कस कर लिया 0.82 की। फिर यहाँ पर ईपीएस की बात करें तो 17.8 रुपये की। ओवरऑल यहाँ पर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो कुछ खास देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी डिस्कस करते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम सेल्स की बात करते हैं। तो देखो सेल्स के अंदर हमें पिछले कुछ सालों में बढ़िया कंसिस्टेंसी देखने को मिली है। मार्च 2023 में 3231 करोड़ थी, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 3364 करोड़ हो गई, एंड उसके बाद टीटीएम में 3449 करोड़। ठीक है, तो पिछले 2-3 सालों में कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पर हम ओपीएम के परसेंटेज की बात करें तो काफ़ी फ्लक्चुएशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। देख सकते हो यहाँ पर 23%, फिर 19% हो गया, फिर यहाँ पर 20% हो गया। अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो ये जो कंपनी है ये घाटे में थी मार्च 2023 तक, माइनस 1870 करोड़ की नेट प्रॉफिट के अंदर हमें देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पर मार्च 2024 में ये जो कंपनी है ये घाटे से फायदे में आई। ठीक है, यहाँ पर 8897 करोड़ की नेट प्रॉफिट कंपनी ने बनाई है, एंड उसके बाद टीटीएम में 9539 करोड़ की। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की डेटा को डिस्कस करते हैं। तो कुछ खास यहाँ पर भी देखने को नहीं मिल रहे हैं, मिक्स्ड टाइप से देखने को मिल रहे हैं। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पास्ट 10 ईयर्स की चलो ठीक है 26%, एंड पास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो ये भी ठीक है 29%। पास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो एवरेज है 12% एंड टीटीएम में 7%। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर हमें टीटीएम में काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहा है 46% की, पास्ट 3 ईयर्स में -46%, पास्ट 5 ईयर्स में 2%। तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की डेटा के अंदर। अब देखो गाइज, हम अगर स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटी कंपनियों में रिस्क लेते हैं, क्यों लेते हैं? ताकि हमें वहाँ से ज़्यादा रिटर्न्स मिल पाए। इसी प्रकार की हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, इसलिए तो हम ज़्यादा रिस्क उठाते हैं ना। अब देखो हमें ज़्यादा रिटर्न्स कैसे बनेंगे? जब कंपनी अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट्स को बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ाते चले। वो चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। कभी अप हो रही है तो कभी डाउन हो रही है। फ्लक्चुएशन यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो यार यहाँ पर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की डेटा के मुकाबले में स्टॉक प्राइस सीएजीआर की जो डेटा है ये बेहतरीन देखने को मिल रहा है। ठीक है, देख सकते हो 65%, 51% एंड 127%। सिर्फ पास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो 5%। तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर रिटर्न्स काफ़ी बेहतरीन बने हैं पिछले कुछ सालों में। रिटर्न ऑन इक्विटी की डेटा अवेलेबल नहीं है, देख सकते हो 0%। अब यहाँ पर हम बैलेंस शीट को डिस्कस करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर क्या है तो देखो कैश रिजर्व की अगर बात की जाए तो कैश रिजर्व हमें यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल -1006 करोड़ की यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कैश रिजर्व के अंदर। अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स है कंपनी के पास फिलहाल 3562 करोड़ की। तो कैश रिजर्व कंपनी के पास सही नहीं है, ये माइनस में हमें देखने को मिल रहा है, एंड कैश रिजर्व की तुलना में बोरोइंग्स कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है। एंड फिर यहाँ पर देखो टोटल एसेट्स की अगर हम बात करें तो टोटल एसेट्स जो कंपनी की हैं ये घट रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूअसली घटते जा रहे हैं। तो ये भी बेसिकली एक नेगेटिव पॉइंट है। 17,658 करोड़ फिर घटकर 17,372 करोड़ हुआ, और फिर इस बार की बात करें तो 9,566 करोड़। आगे बढ़ते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो देखो प्रमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं ये काफ़ी टाइम से हमें एकदम स्टेबल देखने को मिल रहे हैं। एंड देखो यहाँ पर 44% के अप्रोक्स है प्रमोटर्स के होल्डिंग्स, लेकिन इसमें से भी यहाँ पर 88% के अप्रोक्स जो होल्डिंग्स हैं इनके ये प्लेस्ड हैं, गिरवी रखे हुए हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। अब यहाँ पर हम एफआईआईज की बात करें तो भाई एफआईआईज वाले यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं कंटिन्यूसली, इनके जो होल्डिंग्स हैं ये बढ़ रहे हैं। फिलहाल 3.69% की होल्डिंग्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हम डीआईएच की बात करें तो डीआईएच के तरफ से हमें बिकवाली देखने को मिल रही है कंटिन्यूसली 6.89%, फिर 6.67 और फिर 6.57%। ठीक है, डीआईएच के तरफ से बिकवाली हो रही, लेकिन अभी भी ओवरऑल परसेंटेज की हम बात करें तो चलो बढ़िया है। अब पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की जो होल्डिंग्स हैं ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है।
एंड पब्लिक के द्वारा भी लगातार यहाँ पर ट्रिम हमें देखने को मिल रहे हैं। 48.28%, फिर 47.29%, फिर 45.67%। अब देखो पब्लिक के अंदर जो बड़े बड़े एंटिटीज होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, ये भी ध्यान में रखकर चलना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम और आप जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी ओवरऑल पब्लिक के होल्डिंग की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा है। और एफ आई आईज डी आईज के इंटरेस्ट की बात की जाए तो चलो बढ़िया है, शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर हमें ओवरऑल ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। ठीक है, बस प्रमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं वो यहाँ पर प्लेस्ड काफ़ी ज़्यादा हैं, ये एक बड़ी नेगेटिव पॉइंट है, इसे ध्यान में रखकर चलना है। तो अब यहाँ पर हम फाइनल कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि ये जो कंपनी है कैसी है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर रिस्क लेना सही होगा या नहीं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा फिर से कि देखो यार, जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं, आपको मैं कोई भी बाय या सेल की क्वालिटी या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। तो देखो अगर मैं पर्सनली अपनी बताऊँ, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना होता तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद मैं इन्वेस्टमेंट की नहीं सोचता। ठीक है, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, क्योंकि फंडामेंटल्स के अंदर कुछ खास देखने को नहीं मिले, सेल्स एंड प्रॉफिट्स के डेटा में काफ़ी उठापटक देखने को मिले हैं, बैलेंस शीट के अंदर भी कुछ खास देखने को नहीं मिला है, एसेट्स कंपनी के लगातार घटते जा रहे हैं, एंड बोरोइंग्स कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है कैश रिजर्व की तुलना में, कैश रिजर्व हमें माइनस में देखने को मिल रहा है। तो ये सब काफ़ी निगेटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, जिनके वजह से पर्सनली मैं फ़िलहाल तो इन्वेस्टमेंट की नहीं सोच पाऊँगा, नहीं डिसीजन ले पाऊँगा। अगर आगे चलकर चीज़ें सुधरती हैं तो फिर मैं कुछ डिसीजन ले पाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा मेरा नहीं है इन चीज़ों को देखने के बाद में। अब देखो गाइज, हो सके तो कुछ लोग जो इस स्टॉक से इमोशनली अटैच्ड हैं वो नेगेटिव तौर पे कमेंट में बुरा भला मुझे कह सकते हैं, लेकिन आपके नेगेटिव कमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मुझे दुख नहीं लगता है भाई। मुझे खुशी होती है कि चलो आपके जो व्यू हैं वो मुझे समझ में आते हैं और उस प्रकार से मैं वीडियो में चीज़ों को समझा पाता हूँ। ठीक है, तो जो भी आपके थॉट्स हैं वो ज़रूर से कमेंट में शेयर कर सकते हो, ताकि मैं अगले वीडियोज़ में उस चीज़ से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन दे पाऊँ, क्लियर कर पाऊँ और आपको थोड़ी सी रियल इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। ठीक है, देखो अगर कोई इमोशनली अटैच्ड है इस स्टॉक से तो हो सकता है वो लोग बुरा भला कहें कि यार तुझे कुछ नहीं पता, ये जो कंपनी है ये आगे चलकर मल्टीबैगर बनेगी, कुछ भी ऐसा वैसा कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखो, मेरा फर्ज है कि आपको दुख हो तो हो, लेकिन रियल इन्फॉर्मेशन दूं। ठीक है, आपके खुशी के लिए मैं सच को झूठ और झूठ को सच नहीं कह सकता। ठीक है, जो रियल है, जो रियलिटी है वही मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी खुशी के लिए मैं सही को गलत और गलत को सही नहीं कह सकता हूँ भाई। शॉर्ट टर्म के लिए भले ही मेरी बातों से आपको दुख हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो खुशी लेकर आ सकती है, ये ध्यान में रखकर चलना। बाकी ये आपकी पर्सनल डिसीजन है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्रॉफिट्स अगर होते हैं काफ़ी बेहतरीन तो वो आपके होंगे, लॉसेज भी होंगे तो वो भी आपके ही होंगे। तो इसलिए आपको सोच समझ कर ही कोई डिसीजंस लेने चाहिए। अब देखो गाइज, अगर आपको कंपनी पसंद आ रही है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट को इच्छुक हो, तो यहाँ पर कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। ठीक है, तो देखो अभी 52 एक हाई के लेवल से करेंट प्राइस जो कि है 15.5 के अप्रॉक्स, यहाँ तक की बात करें तो लगभग 25% की डिस्काउंट मिल रही है, जो कि देखा जाए तो फर्स्ट एसआईपी के लिए चलो ठीक है। एंड फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं, लेकिन हाँ, बहुत ही ज़्यादा वेटेज देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस कंपनी के अंदर रिस्क ले रहे हो तो भाई सबसे पहले ये समझो रिस्क बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पर बाइंग करेंगे, एंड उसके बाद सेकेंड हम उतने ही अमाउंट लगाएंगे जितना कि हमारा डूब भी जाए तो उससे कुछ खास फर्क ना पड़े। इसे हम एज अ पेनी स्टॉक ट्रीट करके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कम अमाउंट्स लगाकर चलते हैं और आगे चलकर कंपनी डूब भी जाती है तो हमारा छोटा सा नुकसान होगा, तो उससे हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी बढ़िया तरीके से ग्रो कर जाती है तो हमारे अमाउंट्स छोटे भी लगे होते हैं तो लॉन्ग रन में वो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। तो इसलिए अपने पोर्टफोलियो का 1-2% का ही वेटेज देना चाहिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं।
ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो। सिर्फ दूसरों के देखा सुने में आकर ऐसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस स्टॉक के ऊपर पूरी स्टडी एनालिसिस करनी ज़रूरी होती है। अब देखो, अगर आपको अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस के अनुसार कंपनी ठीक लग रही है, तो फिर यहाँ पर आप छोटे से वेटेज के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की बात करें तो देखो, अभी यहाँ पर ये 15.5 के अप्रॉक्स सपोर्ट की लेवल है और इसी सपोर्ट पर फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रही है। एंड उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट होगी हमारी 14.5 के अप्रॉक्स। अब देखो, यहाँ पर चार्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक ट्रायंगल की पैटर्न बनी हुई है स्टॉक में। एंड ट्रायंगल की जो ये ऊपर वाली ट्रेल लाइन है, इसको ब्रेकआउट मिलती है तो फिर स्टॉक के अंदर हम बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, अगर ब्रेक करके प्राइस सस्टेन करता है तो। अगर हम गिरावट की बात करें तो ये जो 14.5 का लेवल है, ये अगर नीचे साइड में ब्रेक हो जाता है तो फिर स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट भी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, अगर नीचे साइड में प्राइस सस्टेन करता है तो। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो रतन इंडिया पावर लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।